पब्लिक कमेंट्स के लिए पोस्ट कर दिया जाता है एंड फाइनली पब्लिक कमेंट्स के बाद फाइनल ड्राफ्ट बनता है। फाइनल ड्राफ्ट को हम लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, लोकसभा से उस बिल को हम फाइनल ड्राफ्ट यानी कि बिल जिसको हम फिर लोकसभा से राज्यसभा ले जाते हैं और राज्यसभा से प्रेसिडेंट, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, राइट। यही होता है पूरा सीक्वेंस। अभी हमें इसमें और डिटेल में आज बातें देखनी है। मैंने पंखा तेज करने बोला, बंद कर दिया। मैम ये चालू कर दो, मैंने तेज करने बोला इसको। चलो आराम से, गर्म है। आइए, कल से डिस्कशन को कंटिन्यू करते। कल हमने जहां तक देखा था, ये तो बेसिक्स हम देख चुके हैं कि लॉ क्या होता है, राइट। ये एग्जांपल्स हम देख लिए थे सारे, राइट। क्या कैसे उड़ाते हैं? अच्छा, तो यहां से देखो, फिर रुको। चलो, व्हाई डू वी नीड लॉ? हमारे पास कई बार प्रॉब्लम होती है, कई बार किसी सिचुएशन की नीड होती है, राइट। द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, या फिर सिचुएशन की जो नीड रहती है उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं एंड दैट सॉल्यूशन इज देयर आफ्टर इंप्लीमेंटेड एज लॉ, करेक्ट। इसके ऊपर दोनों सिचुएशन पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, तो मैं दिखा देता हूं वापिस एग्जांपल। करेक्ट, जैसे ये देखो, ये पहले का टाइम था, दोनों लोग वॉक करते थे, एक दोनों पर्सन आए, हाय हेलो किए, निकल गए। प्रोजेक्टर का रिमोट उधर कहीं है क्या? राइट अब हम और इवॉल्व हुए, इसी रोड पे हम क्या करने लगे, एनिमल कार्ट चलाने लगे। जब एनिमल कार्ट चलाने लगे हम इस एरिया पे, तो हमें जगह का प्रॉब्लम आने लगा कि जगह छोटी है, इधर से एक कार्ट उधर से एक कार्ट, लेकिन इसमें ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। स्पीड इतनी स्लो थी कार्ट की, एक कार्ट रुक जाएगा, दूसरा कार्ट पास हो जाएगा, उसके पास होने के बाद फिर पहला कार्ट चले जाएगा, राइट। प्रॉब्लम कब हुआ? जब इसी जगह पे हम थोड़ा और इवॉल्व हुए, इसी जगह पे हमने पक्का रोड बना दिया, राइट। उसी पे बाइक चला रहे, उसी पे आदमी चल रहा है, ये लेके चले जा रहा है, करेक्ट। यहां प्रॉब्लम आया, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, रोड चौड़े कर दिए, जेब्रा क्रॉसिंग लगा दी, फुटपाथ बना दिया, स्टिल यहां पे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जा रहा है। हमने इसको भी सॉल्व किया, सिग्नल्स लगा दिए, करेक्ट। रेड सिग्नल हुआ, व्हीकल आगे रुकी, देखो इधर येलो हो गया, अब इधर ग्रीन हो गया, तो ये गाड़ियां चलने लगी। उधर का रेड है, अभी तक गाड़ी रुकी हुई है, करेक्ट। यहां पर भी ट्रैफिक सिग्नल्स लगा दिए, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? ट्रैफिक सिग्नल्स को लोग फॉलो करें तब तो। सो हमने फॉलो नहीं करोगे, उस प्रॉब्लम के लिए भी सॉल्यूशन निकाला, हमने ट्रैफिक पुलिस लगा दिया। अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो ट्रैफिक पुलिस तुम्हारे ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगा, करेक्ट। जैसे प्रॉब्लम आते गई हम सॉल्व करते गए। ये तो सिंपल में सिचुएशन का नीड देखा था, राइट। चलो, सो हाउ इज लॉ प्रिपेयर्ड? प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को बुक में ड्राफ्ट किया, बुक में ड्राफ्ट करके उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया, उसकी फर्स्ट रीडिंग होगी, फर्स्ट रीडिंग के उसके बाद उसको पब्लिक कमेंट्स के लिए पोस्ट करेंगे। सेम टाइम पे ड्राफ्ट रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी, ड्राफ्ट रिव्यू कमेटी कमेंट्स को एक्सेप्ट करके रिव्यू करेगी, जो प्रॉपर लगेंगे उन्हें, जो वैलिड लगेंगे प्रॉपर लगेंगे उन्हें अप्रूव करेगी, अदरवाइज रिजेक्ट करेगी। अभी पब्लिक कमेंट्स के जो पोस्ट किए थे और अप्रूव वालों को मिला के क्या बन जाएगा? फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट का दूसरा नाम क्या होता है? बिल।
बिल को पार्लियामेंट में भेजेंगे सबसे पहले लोअर हाउस में, लोकसभा में, फिर उसे भेजेंगे राज्यसभा में। राज्यसभा से साइन होने के बाद वो जाएगा टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के साइन करते ही वो बन जाएगा लॉ। पक्का? एक्चुअली वो एक्ट बनता है। मैंने आपको जब तक ना बताऊं डिफरेंस सेम है। चलिए, इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से देखी जाएगी? डेट मेंशन इन गैजेट ऑफ इंडिया, और अगर डेट मेंशन ना हो तो फिर जिस दिन प्रेसिडेंट का साइन हुआ वो डेट। पक्का? यही था प्रोसेस हमारा। आइए फिर आगे देखते हैं। ये था हमारा प्रोसेस का समरी, मेन प्रोसेस का। अब सुनो, 100 पॉइंट्स के लिए हमने पब्लिक कमेंट्स के लिए पोस्ट किए थे वही, और अभी लेट्स से पब्लिक कमेंट से और 100 पॉइंट्स आ गए। ड्राफ्ट रिव्यू कमेटी ये जो नए 100 पॉइंट्स आए इनको रिव्यू करेगी। इनको रिव्यू करने के बाद उन्हें लग रहा है 70 पॉइंट एक्सेप्ट होने चाहिए, 30 पॉइंट रिजेक्ट होने चाहिए, राइट? तो 170 पॉइंट्स का फाइनल ड्राफ्ट बन जाएगा। 170 पॉइंट्स लोकसभा में जाएंगे, 170 पॉइंट्स राज्यसभा में जाएंगे, उन्हीं 170 पॉइंट्स पे प्रेसिडेंट साइन करेंगे, 170 पॉइंट्स का एक्ट बन जाएगा। यस और नो? पक्का? अभी समझो, 170 पॉइंट जो लोकसभा के पास आए, लोकसभा ने उनमें से 150 अप्रूव किए, 20 रिजेक्ट कर दिए। अब राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 150 जाएंगे। राज्यसभा उन 150 को अप्रूव करेगा, प्रेसिडेंट के पास 150 पॉइंट जाएंगे, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, 150 पॉइंट्स का एक्ट बन जाएगा। क्लियर है ये? अभी प्रॉब्लम कब होगी? जब राज्यसभा के पास जो 150 पॉइंट्स गए वो भी टांग अड़ाए। वो बोले नहीं नहीं, हम तो 120 अप्रूव करते हैं, 30 को हम रिजेक्ट करते हैं। अब आप इन 120 को लेके प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकते, ये 120 को लेके वापस लोकसभा आना पड़ेगा। अब हो सकता है लोकसभा ये पूरे 120 को अप्रूव कर दे, तो अब आपको राज्यसभा नहीं जाना। आइडियली लोकसभा के अप्रूवल के बाद आप राज्यसभा जाते हो ना, पर ये 120 तो राज्यसभा में ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अब आपको अभी वापस राज्यसभा जाने की जरूरत नहीं है। 120 के लिए आप लोकसभा से डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास चले जाओ, प्रेसिडेंट साइन करेगा, 120 पॉइंट्स का लॉ बन जाएगा। पक्का? पर प्रॉब्लम तब होगी जब अब लोकसभा वाला फिर से टांग अड़ाए, बोले कि नहीं नहीं, हमने तो 150 पॉइंट अप्रूव किए थे, तुमने उसमें से 30 रिजेक्ट कर दिए। सिंस तुमने उसमें से 30 रिजेक्ट कर दिए, हमें लगता है कि और 20 पॉइंट्स भी रिजेक्ट हो जाने चाहिए। इस 120 में हम 100 ही अप्रूव करते हैं। अब इन 100 को लेके आप वापस राज्यसभा जाओगे। अब हो सकता है राज्यसभा वाले उस 100 के 100 को अप्रूव कर दे, प्रेसिडेंट के पास चले जाएंगे 100, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, 100 पॉइंट का एक्ट बन जाएगा, बराबर। पर हो सकता है राज्यसभा वाले इस 100 में से 20 रिजेक्ट कर दे, तो 80 को लेके कहां जाओगे? फिर से लोकसभा। अब हो सकता है लोकसभा वाले 80 अप्रूव कर दे, तो डायरेक्टली कहां जाओगे? प्रेसिडेंट साइन कर देंगे 80 पॉइंट्स में, 80 पॉइंट्स का बन जाएगा तुम्हारा एक्ट। पक्का? पर अब प्रॉब्लम कब होगी? जब लोकसभा वाले 80 में से फिर कुछ रिजेक्ट कर दे, तो अप्रूव किया हुआ पॉइंट को लेके कहां जाओगे? फिर से राज्यसभा। उन्होंने अप्रूव कर दिया तो प्रेसिडेंट, एक पॉइंट भी रिजेक्ट कर दिया तो फिर से लोकसभा, एंड द लूप कंटिन्यूज, राइट? ये लूप चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। पक्का? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब हम लॉ बनाने का पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं। तो जहां आपने वो डायग्राम बनाया है वहां आप इन पॉइंट्स वाले चीजों को ऐसे लिखोगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या है, राइट? मैं प्रॉपर लिखवाता हूं उसका पैराग्राफ बना के। लिखो, लिखो, an act is जो आपने कल डायग्राम बनाया था हाउ इज लॉ प्रिपेयर्ड का, बस वहीं पे an act is passed with the final signature of the president, with the final signature of the president, right? And
and the bill is sent to president and the bill is sent to president for payment and the bill is sent to president for final approval. नहीं सॉरी नहीं फाइनल अप्रूवल, ये बिल पे पेमेंट नहीं होता. द बिल इज सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर फाइनल अप्रूवल only when the points passed by Lok Sabha is exactly same as points passed by Rajya Sabha. Points passed by Lok Sabha is exactly same as the points passed by Rajya Sabha. पक्का? डन? चले आगे. चलो अभी एक बात बताओ, लॉ कैसे बनता है ये तो समझ गए, पार्लियामेंट बनाता है, राइट. कुछ लॉज होते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट के लिए होते हैं. जैसे महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, गुजरात में लिकर बैन है, मतलब कहने को तो बिहार में भी बैन है, राइट. नहीं महाराष्ट्र में लिकर का बैन है, नीचे उतरो 4 दुकानें दिखेंगी, है? वो तो इलीगली मिलता है, राइट. किसी भी शॉप पे आपको गुटखा लटका हुआ नहीं दिखेगा, बैन है महाराष्ट्र में, राइट. जैसे आपने बहुत सारी चीजें होती है जो पर्टिकुलर स्टेट वाइज होती है, हर स्टेट के कुछ अलग सेपरेट लॉज होते हैं. अभी लेट्स से महाराष्ट्र को लिकर बैन करना है, इसके लिए भी मोदी जी को परेशान करोगे क्या? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपने कुछ खुद के लॉज बनाने पड़ेंगे. कुछ लॉज स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के बनाता है, राइट. सो अगला हेडिंग डालो, हाउ इज स्टेट लॉ प्रिपेयर्ड. यस, नेक्स्ट पेज क्यों, उसी के नीचे डालो, पेज क्यों वेस्ट करना है. हाउ इज स्टेट लॉ प्रिपेयर्ड. और इसमें तुम लोग को बाइफर्केशन की जरूरत नहीं है पेज की, सिंपल प्रोसेस लिख के नीचे क्रक्स लिख लेना. और बाइफर्केट करके लिखना है सब तो लिख सकते हो, योर चॉइस, बट नॉट रिक्वायर्ड. चलो सेम प्रॉब्लम सॉल्यूशन. अभी कोई लिखेगा नहीं, रुक जाओ पहले देख लो. सब सॉल्यूशन को बुक में ड्राफ्ट करेंगे, उस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते थे, उसके जगह अब हम स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करेंगे, राइट. इसकी फर्स्ट रीडिंग होगी, फर्स्ट रीडिंग होने के बाद इसके लिए पब्लिक कमेंट्स के लिए पोस्ट करेंगे, ड्राफ्ट रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी विल एक्सेप्ट एंड रिव्यू दी कमेंट्स एंड बन जाएगा फिर हमारा फाइनल ड्राफ्ट. फाइनल ड्राफ्ट के का ही दूसरा नाम होता है बिल. यहां तो एकदम सेम प्रोसेस है. पता आपको क्या करना चाहिए, आइडियली पूरा प्रोसेस सेम कलर के पेन से लिखना चाहिए, बस जो अलग है ना पार्लियामेंट जगह स्टेट लेजिस्लेचर, इसको अलग कलर के पेन से लिखना चाहिए. इतना ड्रॉ करो, फिर मैं आगे बताता हूं क्या अलग है. क्या? हाँ चलेगा, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर वर्ड को देखो, बाकी पूरा प्रोसेस इज सेम एज जो भी हमने लिखा है. हाउ इज लॉ प्रिपेयर्ड, सिर्फ पार्लियामेंट की जगह स्टेट लेजिस्लेचर वर्ड आ रहा है. आपको जो मॉड्यूल मिली वो दिखाना, तब तक कोई मुझे एक्शन.
लो, डन। देखिए, फाइनल ड्राफ्ट का दूसरा नाम क्या है? थोड़ा 3 घंटे का ही पेपर होगा। हो गया? चलो, फाइनल ड्राफ्ट का दूसरा नाम क्या है? बिल। पक्का? अब देखो, बिल को आप स्टेट असेंबली में प्रेजेंट करोगे, राइट? जैसे पार्लियामेंट की जगह यहां स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली का लोअर हाउस क्या होता है? जैसे सेंट्रल में लोकसभा होता है, उस जगह स्टेट में क्या होता है? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, राइट? इसको हिंदी में बोलते हैं विधान सभा, राइट? इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली, करेक्ट? यहां पे आप बिल को प्रेजेंट करोगे, यहां से अप्रूव हो जाएगा तो भेजोगे अपर हाउस ऑफ द स्टेट असेंबली। अपर हाउस क्या होता है? जैसे लोकसभा वैसे स्टेट में विधानसभा, जैसे राज्यसभा वैसे स्टेट में क्या होता है? पता नहीं? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? यहां से आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजोगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे ही साइन करेगा वैसे ही आप भेजोगे टू दी फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट, दैट इज गवर्नर। गवर्नर का साइन करते ही ये बन जाएगा एक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में सिर्फ इन 6 स्टेट्स के पास अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब बाकी किसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, सिर्फ इतने स्टेट्स में ही विधान परिषद है, बाकी किसी भी स्टेट में विधान परिषद नहीं है। सो इन 6 स्टेट का फंडा तो क्लियर है, विधानसभा से अप्रूवल लेंगे, फिर विधान परिषद से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद गवर्नर से साइन करवा लेंगे, करेक्ट? बाकी स्टेट्स वाले क्या करें? अच्छा, इंडिया में स्टेट्स कितने हैं? 29। पक्का? 28। जम्मू कश्मीर स्टेट कहां रहा? पहले 28 थे, फिर तेलंगाना अलग किए 29 हुआ, जम्मू कश्मीर को हटा दिया 28 हो गया। और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 7, 8, 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ी, 9 हो गई। उसके बाद दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज करके एक बना दिया गया, तो वापिस 8 हो गई। सो एज ऑफ नाउ इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, राइट? जिसमें से कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं लाइक दिल्ली, वहां का अपना स्टेट गवर्नमेंट भी है, राइट? लद्दाख के पास अपना, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पास अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी है। पौंडीचेरी के पास अपना एडमिनिस्ट्रेशन है। सो ये 3 जगहें और इसके अलावा 22 स्टेट्स, इनको जब अपने खुद के लॉ बनाने हैं, ये कैसे बनाए? इनके पास तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। बाकी यूनियन टेरिटरीज को तो अपने लॉ बनाने ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। कुछ यूनियन टेरिटरीज को ये पावर दिया गया कि आप अपने लॉज भी खुद से बनाओ, राइट? तभी तो दिल्ली के सीएम होते हैं, आइडियली होने नहीं चाहिए, राइट? आइडियली मतलब यूनियन टेरिटरी इसके लिए, करेक्ट? यूनियन टेरिटरी तो सीएम कैसे होगा ना? यूनियन टेरिटरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगा। लक्षद्वीप के थोड़ी ना सीएम होते हैं, अंडमान निकोबार के थोड़ी ना सीएम होते हैं, दमन एंड दीव के थोड़ी ना कोई सीएम है, करेक्ट? सो अभी मुझे बताओ, ये लोग क्या करें? लॉजिकली सोचो। क्या? सिंपल, सीधा गवर्नर के पास जाओ ना। अपर हाउस नहीं तो हम क्या करें? अपर हाउस नहीं है तो आप डायरेक्टली लोअर हाउस से सीधा गवर्नर के पास चले जाओ, और आसान है इनके लिए लॉ बनाना। लोकसभा में अप्रूव कराओ, सीधा गवर्नर के पास चले जाओ, एंड फाइनली गवर्नर के साइन करते ही एक्ट बन जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें?
जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना गैजेट होता है उसी तरह हर स्टेट का भी अपना गैजेट होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के पब्लिक से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करती है। वहां पे जो डेट मेंशन है उससे ये लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा, वहां पे कोई डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन गवर्नर ने साइन किया उस दिन ये लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा। पक्का? दिस इज हाउ स्टेट लॉ इज प्रिपेयर्ड, राइट? सो लोकसभा की जगह एसी बंद, पीछे देखो, पीछे बोलो। लोकसभा की जगह विधानसभा, राज्यसभा की जगह विधान परिषद, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर। पक्का? इस पूरे प्रोसेस को लिख लीजिए। बोलो, चलता है ना? उसको स्पेशल पावर दिया हुआ है ना, इंटर में जाके पढ़ोगे उसको डिटेल में कैसे होगा। चलिए, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को आप सेम कलर के पेन से लिखना जिससे आपने स्टेट लेजिस्लेचर लिखा है, सिमिलरली लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी एंड गवर्नर को भी, यानी आएगा पूरा प्रोसेस उसी सीक्वेंस में हो जाएगा। बोलो। हाँ, फाइनल ड्राफ्ट का दूसरा नाम बिल है। डन।
चलो अब चले आगे। चलिए उसके नीचे क्रक्स लिख लीजिए। अ स्टेट लॉ इज पास विद द साइन ऑफ गवर्नर। जैसे लूप लूप खेलते थे हम लोकसभा राज्यसभा में, वैसे ही हम लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में लूप लूप खेलते रहेंगे, राइट? जब तक सेम पॉइंट्स नहीं आएंगे तब तक गवर्नर के पास साइन के लिए नहीं जाएगा कोई भी बिल। करेक्ट था ना? 170 में 150 अप्रूव हुआ, वापिस लेके आओ, घूमते रहो लूप लूप। चलिए ये नीचे वाला पॉइंट लिखेंगे यहां पे। सिमिलरली अ स्टेट लॉ इज पास्ड विद द साइन ऑफ गवर्नर। यस, फर्स्ट पॉइंट उसका है, सेंट्रल लॉ का, वो तो आप ऊपर लिख चुके हो। अ स्टेट लॉ इज पास्ड विद द साइन ऑफ गवर्नर and it is sent for signing only when the points passed by legislative assembly is same as the points passed by legislative council. क्या? स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउस होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस, जस्ट लाइक पार्लियामेंट। लोअर हाउस असेंबली, अपर हाउस काउंसिल। और बाकी स्टेट में सिर्फ एक ही हाउस है, लोअर हाउस असेंबली। क्या हुआ? इसको तो सिंगल्स कलर से ही लिखो। अरे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है, लिखने पे मार्क्स नहीं मिलना है। डन। क्या यूनियन टेरिटरी के लिए कोई अलग से लॉ नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके लिए लॉ बनाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना प्रोसेस हमें मालूम ही है, लॉ बनाने का क्या प्रोसेस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट यूजुअली वो रिजेक्ट नहीं करता अनलेस इंडिया के इंटीग्रिटी का क्वेश्चन हो। सो ऐसा नहीं है उनको कि नहीं ये पॉइंट हमें अच्छा नहीं लगा रिजेक्ट करो, वैसा नहीं होता है, राइट? जैसे लोकसभा राज्यसभा वाले तो कर सकता नहीं, पॉइंट हमें पसंद नहीं आ रहा रिजेक्ट करो। प्रेसिडेंट या गवर्नर तभी रिजेक्ट कर पाएंगे जब इंडिया के इंटीग्रिटी का क्वेश्चन हो। चल सकते हैं आगे। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ है कि लोकसभा राज्यसभा से अप्रूव और प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। चलो सो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेवल्स ऑफ लॉ। लॉ के कितने लेवल्स होते हैं अभी बाकी है लिखना, 3 लाइन लिखनी है खाली। ऊपर वाला सेंट्रल लॉ का है, प्रेसिडेंट के साइन से अप्रूव होगा, वो तो ऑलरेडी लिख चुके हो। डन। चलिए अब मेरी बात सुनो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट बनाई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे आइटम्स आते हैं जिनके ऊपर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। स्टेट लिस्ट में वो सारे आइटम आते हैं जिनके ऊपर लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा अपना अपना। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे आइटम आते हैं जिनके ऊपर लॉ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लॉज, पूरे इंडिया में रेड पे रुका जाएगा, ये फिक्स है। मुंबई में रेड सिग्नल पे जितनी देर रुकना है और दिल्ली में रेड सिग्नल पे जितनी देर रुकना है उसमें फर्क होगा, पक्का। मुंबई के अलग अलग एरिया में रेड सिग्नल पे कितनी देर रुकना है उस पर फर्क होगा, करेक्ट। सो ये सारी बात कि रेड सिग्नल पे रुकना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, कितनी देर रुकना है ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, पक्का।
तो सेंट्रल लॉ, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे आप लेवल्स ऑफ लॉ, सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, कॉन्करेंट लॉ। चार्ट बना लो इसको, लेवल्स ऑफ लॉ, सेंट्रल, स्टेट, कॉन्करेंट। और इनके नीचे अभी जो मैं छोटी छोटी बातें इनके बारे में बताने वाला हूं इधर लिख लो। देखो सबसे पहले सेंट्रल लॉ, इट इज अप्लीकेबल ऑन एंटायर कंट्री, इट इज फॉर्म्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट इज अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट। राइट, पूरे कंट्री पे अप्लीकेबल होगा, पार्लियामेंट इस लॉ को बनाएगा और प्रेसिडेंट इसे अप्रूव करेगा, और हमने इसका बनाने का पूरा प्रोसीजर अभी जस्ट देखा है। राइट, यस, उसके नीचे लिख लो सेंट्रल लॉ के नीचे, अप्लीकेबल ऑन एंटायर कंट्री, फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट, अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट। Done. Applicable on entire country, formed by both house of parliament and approved by president of India. State law की बात करूं मैं तो applicable on this particular state, formed by state legislature, approved by governor. इसका भी प्रोसेस हमने अभी देखा, how is state law prepared, right? अपने अपने स्टेट के लिए बनाएंगे ना। महाराष्ट्र का स्टेट लेजिस्लेचर महाराष्ट्र के लिए बनाएगा, गुजरात का स्टेट लेजिस्लेचर गुजरात के लिए बनाएगा। करेक्ट, हर स्टेट अपना अपना लॉ बनाएगा। चले आगे, थर्ड कैटेगरी कॉन्करेंट लॉ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दिस इज न्यू थिंग, दिस विल बी अप्लीकेबल ऑन एंटायर कंट्री विथ अप्रूवल फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिस्पेक्टिव अप्लीकेबिलिटी। मतलब रेड पे रुकना है, पूरे इंडिया में सेम होगा, रेड पे कितनी देर रुकना है इसका अप्रूवल हर स्टेट अपना अपना देगा। करेक्ट, इस लॉ को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लॉ, जो पूरे कंट्री पे अप्लीकेबल है लेकिन हर स्टेट अपना अपना उसमें पॉइंट्स रखेगा। कुछ बातें कॉमन होगी पूरे कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, कुछ बातें हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी बताएगा। राइट सर, तो कॉन्करेंट लॉ को कैसे बनाएं? मतलब देखो क्या करना चाहिए आइडियली, लोकसभा वालों को पकड़ो, विधानसभा वालों को पकड़ो, दोनों को एक रूम में बंद कर दो,
सिमिलरली राज्यसभा और विधान परिषद वालों को एक रूम में बंद कर देना, राइट। फिर गवर्नर को और प्रेसिडेंट को एक रूम में बंद कर देना, है ना, मिलके ये पास करेंगे, फिर इधर आएगा, फिर उनके पास जाएगा। ऐसा करना चाहिए? नहीं, दोनों अपना अपना काम करेंगे, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। देखो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगा रेड पे रुकना है, तब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कितनी देर रुकना है। तो फर्स्ट स्टेप इज कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले अपना पार्ट कंप्लीट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बन जाएगा, उसके बाद उससे कनेक्टेड बातें जो हर स्टेट गवर्नमेंट को अपनी अपनी अप्रूव करनी है वो कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अपना लॉ बनाएगा, अपना पार्ट कंप्लीट करेगा, उसके बाद रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली अपना काम करेगा, और अप्रूवल भी दोनों अपना अपना करेंगे, राइट। अपने अपने रिस्पेक्टिव पोर्शन का अप्रूवल खुद करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया, उसको प्रेसिडेंट अप्रूव कर देगा, स्टेट असेंबली ने बनाया उसे गवर्नर अप्रूव कर देगा। पक्का? किसको? उनको कौन? हम इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्शन में वोट देते हैं ना। समझा नहीं? नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। एमएलए बनते हैं इसके लिए, चीफ मिनिस्टर इलेक्शन के लिए। अच्छा, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का फर्क समझे ना। जस्ट लाइक लोकसभा राज्यसभा, जब सीएम इलेक्शन होते हैं हम सीएम के लिए थोड़ी ना वोट देते हैं, राइट। हम हमारे एरिया से जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, उसे वोट देते हैं, वो जीत के एमएलए बनता है, वो जाकर लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता है, जस्ट लाइक लोकसभा। और विधान परिषद में जस्ट लाइक राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, जिनके लिए हम वोट नहीं देते, जो यूजुअली एक्सपर्ट्स होते हैं। डन। चले आगे। चलो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ, कि लॉ को आखिर प्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट। एक्ट इज प्रेजेंटेड इन पॉइंट्स फॉर्म। एक्ट को हमेशा, मैंने बताया लॉ और एक्ट एक ही बात, जब तक हम डिफरेंस ना समझे, इसके इमीडिएटली बाद हम डिफरेंस समझेंगे, राइट। एक्ट को हमेशा प्रेजेंट किया जाता है इन पॉइंट्स फॉर्म, पक्का। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं लॉ में सेक्शन, राइट। लॉ हमेशा पॉइंट्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और हर पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेक्शन। इनके जो सब पॉइंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सब सेक्शन। सब पॉइंट्स के भी अगर कोई सब पॉइंट है उन्हें बोलते हैं क्लॉज, और इनके भी अगर कोई सब पॉइंट है उसे बोलते हैं सब क्लॉज, पक्का। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? सेक्शन। एक मिनट, सबसे पहले आता है हमारे पास सेक्शन, उसके अंडर सब सेक्शन, उसके अंडर और उसके अंदर सब क्लॉज, ठीक है। सेक्शंस को यूजुअली हम 1 2 3 4 बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, यूजुअली बोला मैंने, नॉट ऑलवेज। सब सेक्शंस को भी यूजुअली 1 2 3 4 करके रिप्रेजेंट करते हैं,
क्लॉज को हम यूजुअली ABCD करके रिप्रेजेंट करते हैं, सब क्लॉज को हम यूजुअली रोमन 1 2 3 4 करके रिप्रेजेंट करते हैं. मैंने यूजुअली वर्ड यूज किया, नॉट ऑलवेज, राइट. सेक्शन को हमेशा ओपन लिखा जाएगा, सब सेक्शन को उसके बगल में ब्रैकेट में, क्लॉज को उसके बगल में ब्रैकेट में, सब क्लॉज को उसके बगल में ब्रैकेट में. चलेगा क्या ऐसा? क्यों चलेगा, क्या प्रॉब्लम है? अब भी मैंने बोला कि ये चीज यूजुअल है, कि यूजुअली ऐसा करते हैं, जरूरी है कि ऐसा ही करना पड़ेगा, राइट. अभी इसको रीड कैसे करते हैं सीखते हैं. ये जो पॉइंट मैंने लिखा है 1A14, इसको रीड कैसे किया जाएगा देखो. दिस विल बी रीडेड एज सेक्शन 1 सब सेक्शन A क्लॉज 1 सब क्लॉज 4. पक्का? दिस इज फर्स्ट वे. सेकेंड वे रिवर्स आओ, सब क्लॉज 4 ऑफ क्लॉज 1 ऑफ सब सेक्शन A ऑफ सेक्शन 1. पक्का? जब भी लॉ में आपको 4 पार्ट में चीजें लिखी हुई मिले, लाइफ बहुत शॉर्टेड है. सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज. पक्का? क्योंकि सबसे पहले सेक्शन आता है, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज. बट कई बार कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में सेक्शन के बाद जो सब पॉइंट आता है वो डायरेक्टली क्लॉज होता है, और क्लॉज के बाद सब क्लॉज. वहां पे प्रैक्टिकली कोई लॉ नहीं है ऐसा इंडिया में जहां पे 4th लेवल हो. गलती से कोई हो गया फ्यूचर में तो सब सब क्लॉज हो जाएगा. सो उसके भी अंडर हो गया तो सब 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 क्लॉज, राइट. प्रैक्टिकली इंडिया में वैसा है नहीं. यानी कि अब मुझे एक बात समझ में आई, अगर मैं 1A1 लिखूं, इसका 2 इंटरप्रिटेशन हो सकता है, सेक्शन 1 सबसेक्शन A क्लॉज 1, या फिर सेक्शन 1 क्लॉज A सब क्लॉज 1. इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, राइट. तो आइडेंटिफाई कैसे करें? एग्जाम के लिए तो बड़ा सिंपल है, आपको लिख के आना है ऐसा 1A. एग्जाम में लिखने में तो बड़ा सिंपल है, तुम्हें ये थोड़ा ना लिखना पड़ेगा क्लॉज A की सबसेक्शन है, पर तुम्हें आना तो चाहिए, लिख के आ रहे हो, पता तो होना चाहिए, राइट. सो जब भी ऐसी सिचुएशन रहेगी, कैसे पता करें कि ये सब सेक्शन है या क्लॉज है, राइट. बड़ा सिंपल है इसको आइडेंटिफाई करना. देखो, आपसे अगर मैं अभी पूछूं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, 11th की याद दिलाता हूं थोड़ी. 2 तरीके लिखने के. एक महाराष्ट्र बोर्ड वाला, कौन कौन महाराष्ट्र बोर्ड से हो? लगभग सभी होंगे. मैं उल्टा पूछता हूं, कोई ऐसा जो महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं है? अच्छा, कौन से बोर्ड से हो? CBSE? वेरी गुड. आप? अरे और अच्छा. और कोई ऐसा? चलो, पहला आंसर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, पहला स्टाइल महाराष्ट्र बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 1 है ना, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. पहले लंबा चौड़ा ज्ञान भरेंगे, प्लानिंग ये वो. जब थक जाएंगे ज्ञान भरने से तब फीचर्स चालू करेंगे, 1 2 3 4, राइट. फिर CBSE वाले, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, क्वेश्चन नंबर 1 1 2 3 4. एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लिखना होता, ये महाराष्ट्र बोर्ड में ही रिक्वायर्ड है खाली. वेदर यू लाइक इट और नॉट, महाराष्ट्र बोर्ड का सर्कुलम बहुत खराब है, राइट. बट ठीक है, अब तो देके आ गए एग्जाम, अब क्या करना, अब तो CA में घुस गए, राइट. ये 2 तरीके होते हैं आंसर लिखने के. फीचर्स पूछा, डायरेक्टली फीचर्स लिखो. दूसरा ये एक्स्ट्रा ज्ञान भर के फिर फीचर्स लिखो, राइट. अब वो ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा ही लिखना पड़ता है, क्या कर सकते हैं. बस यही 2 तरीके होते हैं लॉ भी लिखने के. इनमें से एक तरीका सेक्शन के बाद सब सेक्शन है, एक तरीका सेक्शन के बाद क्लॉज है. कोई गैस करेगा कौन सा क्या है? ये महाराष्ट्र बोर्ड वाला क्या है? सेक्शन के बाद सब सेक्शन. और CBSE वाला सेक्शन के बाद क्लॉज. क्यों? मतलब पहला प्रेफरेंस महाराष्ट्र बोर्ड को. दिस इज सेक्शन फॉलोड बाय क्लॉज एंड दिस इज सेक्शन फॉलोड बाय सब सेक्शन. अंडरस्टैंड? सेक्शन के बाद ध्यान सुनना मेरी बात, सेक्शन के बाद हमेशा सब सेक्शन आता है. ये रहा सेक्शन, ये रहा सब सेक्शन. सब सेक्शन के बाद क्लॉज आता है. यानी इसके अंदर अगर यहां पे A होता तो 1 1A क्या पढ़ते?
सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, पक्का। यहां पे इसको 1 बराबर, ये रहा ना, यहां तक जब हम पहुंचे, ये रहा हमारा सेक्शन, ये रहा हमारा सब सेक्शन। सेक्शन के इमीडिएटली बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं? सब सेक्शन। एंड उसके सब सेक्शन के बाद जो आए उसे क्या बोलते हैं? क्लॉज। क्लॉज के बाद जो आए उसे क्या बोलते हैं? सब क्लॉज। तो आइडियली मुझे कैसे लिखना चाहिए था? सेक्शन 1 सब सेक्शन के लिए बड़ा सा पैराग्राफ, क्लॉज 1 सब क्लॉज है। आइडियली ऐसे लिखना चाहिए था, पर इस पैराग्राफ को डिनोट करने के लिए कोई पॉइंट है ही नहीं। एक्ट इज प्रेजेंटेड इन पॉइंट फॉर्म, यहां डिनोट करने के लिए कोई पॉइंट है ही नहीं, तो इसको ओमिट कर देंगे, डायरेक्टली 1 बन जाएगा। तो सेक्शन 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्का। जब भी ऐसा होगा कि सेक्शन नंबर के बाद कोई टेक्सचुअल कंटेंट दिया हुआ है, कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है, तो उसके बाद जो भी पॉइंट आएगा वो सीधा क्लॉज बन जाएगा। और जब भी सेक्शन नंबर के बाद डायरेक्टली विदाउट एनी टेक्सचुअल कंटेंट पॉइंट दिया हुआ है तो वो बन जाएगा सब सेक्शन। पक्का समझ में आया ये चीज? चलो फिर हेडिंग डालोगे बुक पे, प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ। तो ये पहले एक तरफ, अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करोगे पेज को, छोटा सा आधा पेज को। एक तरफ ये डायग्राम बना लो, दूसरी तरफ मैं जो अभी आपको समझाया कैसे जज करोगे सब सेक्शन होगा या क्लॉज, उसको लिखवा दूंगा। प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ। क्या करता हूं, पहले लिखो। डन। चलो लिखो, इसका पॉइंट लिखवाए तो मैं आपको, चलिए साइलेंटली सुनेंगे, उसके बाद मैं वापस समझा दूंगा जिसको भी डाउट है एक बार इस पॉइंट को सुनो।
लिखो द एक्ट इज always presented the act is always presented in the points form. The act is always presented in the points form. And every point is known as a section. And every point is known as a section. Right? Full stop. A section is sometimes followed by a subpoint. A section is sometimes followed by a subpoint, and such subpoint. A section is sometimes followed by a subpoint, and such subpoint is known as a subsection. Followed by a clause. सबसेक्शन के बाद followed by a clause. सबसेक्शन के बाद followed by a clause and a subclause thereafter. मैं यहां तक रिपीट करता हूं फिर से. The act is always presented in the points form and every point is known as a section. कि एक्ट हमेशा पॉइंट्स फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, हर पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेक्शन. A section is sometimes followed by a sub point which is known as subsection. पक्का? Followed by a clause and a sub clause thereafter. कि सब पॉइंट सब सेक्शन के बाद क्या आएगा? क्लॉज, और उसके बाद सब क्लॉज. However, sometimes there is a textual content between the section and the subpoint. कि सेक्शन और सब पॉइंट के बीच में टेक्सचुअल कंटेंट आ गया, टेक्स्ट आ गया, राइट? इन सच सिनेरियो, however there is, क्या था एग्जैक्ट लाइन? बोलो, कोई रिपीट करेगा एक जन? Between the section and the subpoint. In such scenario, the textual content is known as the subsection. The textual content is known as the subsection. कि टेक्सचुअल कंटेंट को ही सबसेक्शन मान लेंगे, राइट? बट it cannot be presented since it does not have
a point to represent itself. It does not have a point to represent itself. So the subsection is omitted while presenting. And a section is directly represented, and a section is directly represented to be followed by a clause. To be followed by a clause. बेसिकली जो छोटा सा चार्ट बनाए, इसके सारे चीज़ों को हमने एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख लिया है, राइट. आई वांट एक बार आप लोग इस पैराग्राफ को रीड कर लो ना, जो अभी लिखे हो ना, सिंस लंबा पैराग्राफ हो गया है काफ़ी. एक बार रीड कर लो, रीड करके चार्ट को गो थ्रू करो. डन. चलो डन. जिसको डाउट तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं. इधर देखो, सबसे पहले सेक्शन पॉइंट्स फॉर्म में प्रेजेंट करोगे. पॉइंट को हम सेक्शन बोलते हैं, राइट. सॉरी, एक्ट को पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करोगे और पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेक्शन. सेक्शन के इमीडिएटली बाद जो है वो क्या बनता है? सब सेक्शन. उसके बाद जो है वो क्लॉज. पक्का? तो सेक्शन के बाद जब भी डायरेक्टली कोई पॉइंट दिखेगा तो ये क्या बन जाएगा? सब सेक्शन. कई बार क्या होता है, सेक्शन के यानी कि पॉइंट के और सब पॉइंट के बीच में कुछ टेक्सचुअल कंटेंट, कुछ पैराग्राफ, कुछ लाइन आ जाती है, राइट. इस सिचुएशन में इसी लाइन को अज्यूम कर लेना कि ये सब सेक्शन है, एंड सिंस ये सब सेक्शन है, इसको आप प्रेजेंट तो कर नहीं सकते, तो सेक्शन के बाद डायरेक्टली क्या प्रेजेंट कर दोगे? क्लॉज. क्लियर है? अभी पीछे जिसको डाउट था, ठीक है. चले आगे हम अभी. चलिए, सो फाइनली इसके बाद बेसिक्स का लास्ट टॉपिक, आप लास्ट हेड डालेंगे सबसेट्स ऑफ लॉ, एंड इसे मार्क करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट. ये सीए फाइनल तक के लोगों को पता नहीं होता कई बार कि हमने पूरा लॉ तो पढ़ लिया, लॉ और रूल्स में फर्क क्या है, लॉ और एक्ट में फर्क क्या है, राइट. लाइक आई कैन गारंटी आपके घर पे कोई आपके बड़े भाई बहन होंगे, इंटर में, फाइनल में अगर हैं, है ना, जाके उनसे पूछना एक बार एक्ट और लॉ में फर्क मालूम है क्या, और फिर आप उन्हें बताना हमें मालूम है. रीजन बीइंग, देखो, मतलब मैं तो ये बेसिक्स वाला चैप्टर, आई मीन यू कैन सी, जब ये पीपीटी जिस तरीके से मैंने बनाया है, मैं तो हमेशा से पढ़ा रहा हूं ये कि बेसिक्स हमें पता होने चाहिए. लॉ पढ़ने से पहले ये तो पता चले लॉ है क्या चीज आखिर, राइट. पहले ये चीज सिलेबस में नहीं हुआ करती थी. आप लोग के सिलेबस में तो इसको, आप लोग के जो न्यू सिलेबस आया है, इसको तो अब सिलेबस में डाल दिया गया बेसिक्स को,
राइट, पहले चीज सिलेबस में नहीं हुआ करती थी। चलिए आइए, सबसेट्स ऑफ लॉ। कोई कुछ पूछ रहा था इधर? नहीं। सबसेट्स ऑफ लॉ। लॉ बेसिकली एक बड़ा सा बास्केट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। इस बास्केट का सबसे बड़ा एलिमेंट है एक्ट, राइट। तो एक्ट इज अ सब पार्ट ऑफ लॉ। लॉ का सबसे बड़ा सब पार्ट क्या है? एक्ट। पक्का? इसलिए रफली कई बार लोग एक्ट को ही लॉ समझ लेते, पर एक्ट लॉ नहीं है। लॉ, एक्ट जो है लॉ का एक पार्ट है, राइट। इसके और बहुत सारे पार्ट है, लाइक रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर, केस लॉ, ऑर्डिनेंस, राइट। सो मेजरली सबसे पहले मैंने क्या बोला? एक्ट। एक्ट के बाद रूल्स, रेगुलेशंस, फिर ऑर्डर, फिर नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर, केस लॉ एंड ऑर्डिनेंस। मेजरली इतनी चीजें मिला के लॉ बनता है, राइट। तो लॉ एक कंप्लीट डिश है जिसकी रेसिपी में ये सारी चीजें आती है। ये सब चीजें मिला के लॉ बनेगा, राइट। लॉ एक बड़ा सा बास्केट है जिसके अंदर ये सारी चीजें आती है, राइट। जैसे हम जो एक फ्रूट बास्केट अगर उठा के उसमें वाटरमेलन डाल दोगे, कहना से बाकी सब जगह वो घेर लेगा, तो वैसे ही एक्ट है, सबसे बड़ा जगह ये घेरता है, राइट। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि लॉ क्या है? सर लॉ सिंपली कुछ रूल्स है। पक्का? तो जो हमारे मेन रूल्स है ना, जो हमारे मेन रूल्स है वो जहां लिखे होते हैं उसे एक्ट बोलते हैं। पक्का? इसे कौन बनाता है? पार्लियामेंट। करेक्ट? कोई कंफ्यूजन इसमें? इसमें जो मेन रूल्स लिखे हुए हैं ना एक्ट के अंदर, उन मेन रूल्स को एक मिनट, इन मेन रूल्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ सपोर्टिंग रूल्स बनाए जाते हैं। इन सपोर्टिंग रूल्स को सिर्फ रूल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेन रूल में हमने लिख दिया कि रेड सिग्नल पे गाड़ी रुकनी चाहिए, नहीं रुकी तो पेनल्टी लगाएंगे। पक्का? अब मैं अगर वहीं पे लिख दूं कि पेनल्टी लगाएंगे 1000 रुपए, राइट। आज के टाइम पे 1000 रुपए पेनल्टी लिख दी मैंने। अब कल मुझे लगता है कि नहीं यार 1000 रुपए बहुत कम है, हर कोई सिग्नल तोड़ के 1000 रुपए पकड़ा के चले जा रहा है, राइट। तो मुझे पेनल्टी चेंज करनी है, 5000 करनी है। 1000 से 5000 करने के लिए हमें वो पूरा लूप घूमना पड़ेगा। पता चला उस लूप घूमने में 10 साल लग गए आपको, राइट। जब तक आपने 2000 रुपए 5000 रुपए पेनल्टी किया, 5000 का अमाउंट बहुत छोटा लगने लग गया। टाइम के साथ अमाउंट छोटे लगने लग जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आर जनरेशन, हमसे कोई 1000 रुपए मांगे तो हमें बड़ा लगता है, हमसे कोई बोले 50 रुपए बोलते हैं हाँ ठीक है ले लेना, राइट। 50 रुपीज 100 रुपीज कोई हमसे मांग लेता है हाँ ठीक है लेके नक्की करना, खत्म कर काम। पर आप हमारे पेरेंट्स के जनरेशन पे जाओ, उनको 100 रुपए बहुत बड़ा लगता है। हाँ, उनसे कोई 10 रुपए मांग लो, हाँ चल ठीक है 10 रुपए ले ले। और ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन पे जाओ, उनको 10 रुपए भी बहुत बड़ा लगता है, राइट। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, पैसे की वैल्यू चेंज हो रही है। करेक्ट? सो आज हमें 100 रुपए लगता है कि ठीक है चल छोटा अमाउंट है, 1000 रुपए बड़ा अमाउंट है। मे बी ये लूप जब आप खेल के 10 साल निकालोगे तब तक पता चलेगा कि जो अमाउंट फाइन का आप कर रहे हो वो अमाउंट सबको बहुत छोटा लगने लग गया। करेक्ट? सो कुछ चीजें ऐसे होंगी सपोर्टिंग बातें जिनके ऊपर इमीडिएट एक्शन चाहिए, उसको हम रूल्स में रखते हैं। वाई? बिकॉज रूल्स को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। कोई मुझे डिफरेंस बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी, पार्लियामेंट मतलब मोदी जी प्लस राहुल गांधी। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ओनली रूलिंग पार्टी, पार्लियामेंट मतलब रूलिंग पार्टी प्लस अपोजिशन। हर वो पर्सन जो एमपी है, जो जीत के आया है इलेक्शन, जो राज्यसभा से मेंबर बना है, जो लोकसभा से जीत के आया है, वो सब मिला के पार्लियामेंट बनाएंगे, राइट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी। अब मुझे बताओ 1000 को 5000 कराना है, कहां पर जल्दी होगा? सिर्फ मोदी जी की बात माने तो, या मोदी जी प्लस राहुल गांधी की बात मान के? सिर्फ रूलिंग पार्टी का। पक्का? कोई भी चीज का अप्रूवल जब सिर्फ रूलिंग पार्टी देगा जल्दी मिलेगा?
हालांकि करंटली कंट्री का सिचुएशन ऐसा है, मतलब था, अभी तो अब थर्ड टर्म आएगा तब पता चलेगा क्या होता है, जब इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा, राइट। अभी जो मोदी जी का सेकंड टर्म था गवर्नमेंट का, हमारे गवर्नमेंट का पोजीशन ऐसा था कि हमारे एक्ट भी रूल्स की तरह बन जाते थे कि आज रात को मोदी जी का मन किया कोई लॉ बनाना है, कल सुबह लॉ बन जाएगा, राइट। 10-10 साल एक लॉ के लूप में लगते हैं। अमित शाह ने 6 महीने के अंदर 3 लॉ बनवा दिए। 1 जून से वो तीनों लॉ अप्लीकेबल हो रहे हैं। इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता आ रहा है, राइट। इंडियन एविडेंस एक्ट हट जा रहा है, उसकी जगह नया लॉ आ रहा है। जैसे आप लोग को आदत होगी ना कुछ लोगों को स्क्रीनशॉट्स लेके रखने की, है ना, दैट इज नॉट ए लीगल प्रूफ एनीवेयर, राइट। रेदर आपको मालूम है अगर आप किसी के चैट का बिना पूछे स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है, नहीं, राइट। बिकॉज हमारे पास राइट टू प्रिवेसी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू प्रिवेसी देता है। आप उसके स्क्रीनशॉट लेके सबको दिखा रहे हो, आप उसके प्रिवेसी को ब्रीच कर रहे हो, करेक्ट। सिमिलरली आप उस स्क्रीनशॉट को कहीं एज ए लीगल एविडेंस तो दिखा ही नहीं सकते, दिखाने जाओगे तो उल्टा फंसोगे, राइट। सिमिलरली कॉल रिकॉर्डिंग्स, आपने कभी नोटिस किया कस्टमर केयर वाले आपके कॉल रिकॉर्ड करने से पहले आपको बोलते हैं कि हम आपका कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, राइट। क्यों? क्योंकि अगर आपसे बिना पूछे आपका कॉल रिकॉर्ड किया जाए, दिस इज क्राइम, राइट। अगेन जो आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं वो कहीं पे भी लीगल प्रूफ की तरह नहीं दिखाया जा सकता। हालांकि अगर लॉयर्स अच्छे हैं तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा लेते हैं, करेक्ट। सो ये सारी बातें इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखी हुई है, जो लॉ बहुत पुराना था। जब वो लॉ बनाया गया किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि व्हाट्सएप जैसी कोई चीज आएगी, ऐसा स्क्रीनशॉट्स लेना पॉसिबल होगा, राइट। उसकी जगह भी नया लॉ आ रहा है जो 1 जून से अप्लीकेबल हो रहा है, न्यू एविडेंस एक्ट, राइट। सो बट अभी की सिचुएशन अगर हटा दे, हमारी कंप्लीट मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी इसलिए इतना आसान था, अदरवाइज सर लॉ बनाने में बहुत टाइम लगा। सोचो ना, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मिलके एक बात पे एग्री होना है, राइट। इसलिए लॉ बनने में इतना टाइम लगता है। अभी समझ में आया कल जो मैंने बोला 10-10 साल क्यों लग गए जीएसटी और कंप्लीट लॉ बनने में। चलो, सो रूल्स के लिए सिर्फ क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर रेगुलेशन इन्हीं सपोर्टिंग रूल्स को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जगह कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाए, सर रेगुलेटरी बॉडी मतलब लाइक सेबी, आरबीआई, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट को गवर्न करता है, बैंक्स को गवर्न करता है, रेगुलेटरी बॉडी है उनका। सेबी स्टॉक मार्केट को, कमोडिटी मार्केट को गवर्न करता है, राइट। तो दैट मीन्स समझो, एक्ट में मेन रूल्स बना, इससे सपोर्टिंग रूल्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा तो क्या बोलेंगे हम, सिर्फ रूल्स, और सेबी आरबीआई जैसे लोग बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, रेगुलेशंस। पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? समझो नाउ, रेगुलेशंस के बाद होता है ऑर्डर। ऑर्डर से क्या समझते हो? कोर्ट का ऑर्डर नहीं। देखो, एक्ट में चेंज लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पार्लियामेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की? पार्लियामेंट। एक्ट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट का, तो चेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट का। रूल्स बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो चेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट। रेगुलेशन बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेटरी बॉडी का, तो चेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रेगुलेटरी बॉडी का। अभी समझो, कोई भी नया एक्ट आता है, राइट, वो बहुत ही इमेच्योर रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूं। जब जीएसटी आया था, एकदम सिंपल सी बात बोली गई थी कि आपको 3 फॉर्म भरने हैं। फॉर्म को जीएसटी के लैंग्वेज में रिटर्न बोलते हैं, टैक्स के लैंग्वेज में रिटर्न बोलते हैं। GSTR1, GSTR2, GSTR3, 3 फॉर्म भरने, इतना सिंपल काम। 1 में आप बताओ कस्टमर से कितना जीएसटी कलेक्ट किया, 2 में बताओ सप्लायर्स को कितना जीएसटी पे किया, 3 में बताओ बैलेंस कितना बच गया, और जितना 3 में बता रहे उतना गवर्नमेंट को पे कर देना। इतना सिंपल सा बात किसमें लिखा हुआ था, जीएसटी के एक्ट में। ये जो पोर्टल था जिसमें आपको ये काम करना है, ये तीनों फॉर्म भरने हैं, उसको इन्फोसिस ने बनाया है, राइट। जो गवर्नमेंट का जीएसटी का पोर्टल है उसको इन्फोसिस ने बनाया है, राइट। गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स का पोर्टल है उसे इन्फोसिस ने बनाया है, राइट।
अब होने क्या लगा, सोचो इतनी बड़ी कंपनी इन्फोसिस पोर्टल बना रही है, फिर भी अभी एरर देखो। मुझे ये अमाउंट भरना था, मैंने ऐसा ही अमाउंट भरा है, पर एक्चुअली पोर्टल में जाके सबमिट कैसा हुआ, यानी क्या दिखा रहा है कि मुझे 8,000 जीएसटी भरना है, पर मैंने पे तो कितना किया होगा, 2,000, 6,000 कम पे किया, मेरे पे पेनल्टी चार्ज हो गई। राइट, ये तो पोर्टल की मिस्टेक है। राइट, कहना इसे यहां पे कुछ तो एरर हो रहा है जो गवर्नमेंट को चेक करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट को इमीडिएटली ये फॉर्म भराना बंद करना पड़ेगा। पर आप ये बंद कैसे कराओगे, ये बात तो एक्ट में लिखा हुआ है। अगर इसको स्टॉप करवाना है तो एक्ट का लूप खेलना पड़ेगा। जब तक एक्ट का लूप चलेगा 10 साल, कितनी जीएसटी में गड़बड़ हो चुकी होगी। करेक्ट। सो ये जो एक्ट में चेंजेस लेके आने हैं, राइट, समटाइम्स एक्ट में चेंजेस लाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है कि आप अकेले चेंजेस ले आओ ताकि क्विकली एक्शन हो सके। पर ये पावर सिर्फ दिया जाता है फॉर 5 years फ्रॉम डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। जिस दिन लॉ अप्लीकेबल हुआ है उसके 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि बिना अपोजिशन के अकेले वो एक्ट में चेंजेस ला सकता है। फेयर इनफ ना। 5 साल में लॉ मैच्योर हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। उसके बाद आप चेंजेस करने तो पार्लियामेंट के साथ मिलकर करो, पूरे पार्लियामेंट में करो, अकेले नहीं कर सकते। क्लियर है। सो रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर, नोटिस और एक्ट, क्लियर है इतना। अब आता है नोटिफिकेशन और सर्क्यूलर। ये दोनों सिमिलर चीजें हैं। देखो, नोटिफिकेशन और सर्क्यूलर, ये दोनों के थ्रू क्लैरिफिकेशन मिलता है हमें। राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जनरल पब्लिक को क्लैरिफिकेशन दे रहा है तो नोटिफिकेशन के थ्रू देगा, और अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशन दे रहा है तो सर्कुलर के थ्रू देगा। मतलब अगर इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई क्लैरिफिकेशन जीएसटी के डिपार्टमेंट को देना हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना हुआ, आरबीआई को देना हुआ, सेबी को देना हुआ, तो गवर्नमेंट कैसे देगा, सर्कुलर से, और हमें देना हुआ तो नोटिफिकेशन से। पक्का। उसके बाद होता है केस लॉ। जो कोर्ट के डिसीजंस होते हैं ना, उसे बोलते हैं केस लॉ। कोर्ट इन लाइन ऑफ लॉ भी डिसीजन दे सकता है, अगेंस्ट द लॉ भी डिसीजन दे सकता है। तब लॉ में लिखा हुआ है ये एक्टिविटी करोगे तो क्राइम है, आपने वो एक्टिविटी की तो आइडियली आप क्रिमिनल हुए, पर कोर्ट बोल सकता है कि आप क्रिमिनल नहीं हो। कोर्ट लॉ के अगेंस्ट जाके डिसीजन दे सकता है। वाई? बिकॉज कोर्ट को पावर है टू जज, टू डिसाइड कि आपने सही किया कि गलत किया। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, आपने अक्षय कुमार की एक मूवी है रुस्तम, देखी है? वो रियल लाइफ बेस्ड है। राइट, नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस का नाम है। उसमें अक्षय कुमार जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो आपने अगर मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा, वो मर्डर करके आते हैं। मर्डर करके आके वो खुद कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं मैंने मर्डर किया पर मैं क्रिमिनल नहीं हूं। राइट, आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ नॉट गिल्टी। राइट, एंड कोर्ट ने भी लास्ट में क्या डिसाइड किया था कि हाँ भाई, अक्षय कुमार ने गोली तो चलाई है, उनके गोली चलाने से सामने वाले की डेथ तो हुई है, पर अक्षय कुमार क्रिमिनल नहीं है। यही हुआ था मूवी में। अब आइडियली सोचो, अगर एक पर्सन ने गोली चलाई, वो गोली दूसरे पर्सन को लगी, सामने वाले पर्सन की डेथ हो गई, इसी को तो मर्डर बोलते हैं, और जिस पर्सन ने ये किया उसे क्रिमिनल बोलते हैं। पर उस मूवी में कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था कि अक्षय कुमार क्रिमिनल नहीं है। कहना इसे, और ये रियल लाइफ केस है, रियल में हुआ है ऐसा। राइट, ऐसा नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कहना इसे, यहां पे इस सिचुएशन में कोर्ट लॉ के बियॉन्ड जाके, लॉ के अगेंस्ट जाके डिसीजन दे रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? कोर्ट्स को अलाउ है, कर सकते हैं। वो उस पूरे सिचुएशन को स्टडी करते, पूरे सिचुएशन को स्टडी करके डिसीजन देते हैं। राइट, मूवी तो यहां पे खत्म हो गई, हैप्पी एंडिंग। डू यू वांट टू नो रियल लाइफ में आगे क्या हुआ? रियल लाइफ में इस केस को आगे जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला द पर्सन नानावटी, जिसका रोल अक्षय कुमार प्ले कर रहे थे, ही इज गिल्टी, एंड फिर उन्हें जेल जाना पड़ा था। तो रियल लाइफ मूवी में कहां तक दिखाया? हाई कोर्ट तक, कि जहां तक कोर्ट ने बोल दिया कि तुम गिल्टी नहीं हो। उसके बाद रियल लाइफ में बात आगे बढ़ी और आगे जाके गिल्टी माना गया और जेल भी गया था। अब समझो, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो इन लाइन ऑफ लॉ हो गया, हाई कोर्ट ने जो दिया था वो अगेंस्ट द लॉ हो गया। पक्का? चल सकते आगे। लास्ट इज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मीन्स लॉ बाय प्रेसिडेंट।
आइडियली प्रेसिडेंट लॉ को ड्राफ्ट नहीं करते हैं, सिर्फ अप्रूव करते हैं, राइट। कई बार प्रेसिडेंट अगर कभी खुद से लॉ बनाए उसे हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। सर प्रेसिडेंट खुद से क्यों बनाएंगे, कब बनाएंगे? जब गवर्नमेंट पावर पे नहीं, कई बार प्रेसिडेंट रूल लगता है ना कि गवर्नमेंट प्लेस पे नहीं, गवर्नमेंट है ही नहीं पावर पे, उस सिचुएशन में अगर किसी लॉ की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो प्रेसिडेंट उस लॉ को बनाते हैं और उस लॉ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। पक्का? सारा सबसेट सबको समझ में आया? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस लॉ, ऑर्डिनेंस। पक्का? चलो फिर बुक पे हेडिंग डालो, सबसेट्स ऑफ लॉ। पीछे से ये फैन स्लो कर देना, 1 नंबर। क्या कहीं पर भी लिखो सबसेट्स ऑफ लॉ, 1 नंबर लिखा होगा, देखो। नहीं, इसका पैराग्राफ नहीं है कोई। हाँ, सबसे पहले एक्ट मतलब मेन रूल्स, इसे कौन बनाता है? पार्लियामेंट। एक्ट के बाद रूल्स, रूल्स मतलब सपोर्टिंग रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, रेगुलेशन मतलब सपोर्टिंग रूल्स जो रेगुलेटरी बॉडी बनाए। एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सेम फॉर्मेट में बना लो। रेगुलेशंस के बाद आता है ऑर्डर, कि जब भी कोई नया एक्ट बनता है उसमें चेंजेस कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फर्स्ट 5 years फ्रॉम डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। अप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ की जगह अप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट लिख लेना। जिस दिन एक्ट अप्लीकेबल उससे 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि वो बिना लूप खेले अकेले चेंजेस कर सकता है एक्ट में। ये सारे टर्म समझ तो आए हैं ना सबको? किसी को डाउट है क्या? सारे सबसेट्स क्लियर है ना हमें? उसके बाद आता है नोटिफिकेशन एंड सर्क्यूलर। रेगुलेशन हो गया क्या सबका लिखना? नोटिफिकेशन एंड सर्क्यूलर, दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्लैरिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है टू जनरल पब्लिक तो वो नोटिफिकेशन है, टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो वो सर्क्यूलर है। नोटिफिकेशन और सर्क्यूलर के बाद केस लॉ और ऑर्डिनेंस।
ऑर्डिनेंस। डन। ऑर्डर क्लियर है? नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर दोनों में क्लैरिफिकेशन मिलता है। जनरल पब्लिक नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। केस लॉ मतलब कोर्ट का डिसीजन, ऑर्डिनेंस मतलब लॉ ड्राफ्टेड और फ्रेम्ड बाय प्रेसिडेंट। चलो क्लियर है इतना? इतना स्लो लिखोगे तो एग्जाम कैसे लिखोगे? यस बोलो। कहाँ पे? नहीं नहीं, तो लोकसभा राज्यसभा होता तो फिर प्रेसिडेंट बनाते ही नहीं ना। जिस टाइम गवर्नमेंट प्रेजेंट नहीं है उसी टाइम पे प्रेसिडेंट बनाते हैं। कई बार गवर्नमेंट सस्पेंडेड रहती है ना, जैसे अभी महाराष्ट्र में पिछले इलेक्शन के टाइम पे गवर्नर रूल लगा था। अच्छा आई होप जब व्हेन आई से ऑर्डिनेंस मींस क्वाइट लॉ पास्ड बाय प्रेसिडेंट, आई होप ये क्लियर। अगर स्टेट लेवल होगा तो लॉ ड्राफ्टेड बाय गवर्नर हो जाएगा, राइट। जैसे महाराष्ट्र में पिछला इलेक्शन जब हुआ था, राइट, उस टाइम पे गवर्नर रूल लगा था कि न्यूज़पेपर में सुबह सुबह आया कि उद्धव ठाकरे विल बी टेकिंग ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। टीवी ऑन किए तो देवेंद्र फडणवीस शपथ ले रहे थे, राइट। उन्होंने ओथ तो ले लिया एज चीफ मिनिस्टर, फिर वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाए थे, तो 3 दिन के लिए महाराष्ट्र में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, वो 3 दिन के लिए गवर्नर रूल था। तो अगर इसी तरह अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो तो प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा। इन 3 दिनों में अगर कोई लॉ की रिक्वायरमेंट आ गई, वो लॉ प्रेसिडेंट बनाएंगे। अभी हमें नहीं पता ना 3 दिन ही चलेगा, ये तो चला 3 दिन था, राइट। कोई लॉ की अगर उस टाइम पे रिक्वायरमेंट आ गई, कोई लॉ बनाया जाए, अगर प्रेसिडेंट बनाए उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जब भी बनता है ना, उसके बाद या तो उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है, या फिर ऑर्डिनेंस बनने के बाद उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है और फिर उसे नॉर्मल एक्ट बना दिया जाता है। पर ऑर्डिनेंस बनाने के लिए कोई कुछ नहीं चाहिए, प्रेसिडेंट खुद से बनाएगा, खुद से साइन करेगा, बन गया, खत्म। डन एवरीवन? सो विद दिस, यस, हाँ, कुछ नहीं, पड़ा रहेगा। सो विद दिस वी आर डन विद सबसेट्स ऑफ लॉ एंड हमारे बेसिक्स के किसका? इमरजेंसी। इमरजेंसी मीन्स द सिचुएशन व्हेन देयर इज नो गवर्नमेंट इन द पावर। जब कंट्री में कुछ भी एक्टिविटीज करना अलाउड नहीं, सब अपने घर पे रहो, देयर इज इमरजेंसी सिचुएशन, किसी को बाहर नहीं निकलना है। चलिए, इसी के साथ हमारे मेजर टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं यहां पे। अभी एक बात समझो, एक छोटा सा टॉपिक और, एक क्लास चैट डालेंगे आप लोग, जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। सो इंडियन जुडिशियल सिस्टम वर्क्स ऑन कोर्ट्स। इंडिया का सिस्टम कोर्ट्स पे डिपेंड करता है, राइट। टॉप मोस्ट अथॉरिटी होता है, टॉप मोस्ट जुडिशियल लेवल होता है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया में सिर्फ एक है, न्यू दिल्ली, राइट। सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा। इस सुप्रीम कोर्ट में केसेस को हियर करने के लिए एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग 34 जजेस है, इंक्लूडिंग 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जज होते हैं,
पहले सिर्फ 7 हुआ करते थे, क्राइम इतना बढ़ गया, केसेस इतने बढ़ गए कि 7 को 34 करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस है एज ऑफ नाउ, लॉयर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, जजेस जजमेंट देंगे, जिनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राइट, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए, करेक्ट। सो सुप्रीम कोर्ट के एक लेवल नीचे, सुप्रीम कोर्ट के एक लेवल नीचे आता है हाई कोर्ट। यूजुअली एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। इंडिया का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है कैलकाटा हाई कोर्ट। फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा है? कैलकाटा हाई कोर्ट। सर कोलकाता नहीं, कैलकाटा। सिटी का नाम चेंज होने से कोर्ट का नाम चेंज नहीं होता। जैसे इट्स मुंबई बट स्टिल बॉम्बे हाई कोर्ट। कोई मुझे बताएगा क्यों? तो नाम सिटी का सिटी के ऊपर था ना, सिटी चेंज हो गया तो एक्ट। ये सही है, लॉ पढ़ते तो सब जगह एक्ट चिपका दो, कहीं तो सही निकल ही जाएगा। देखो क्या होता है, कोर्ट का नाम जो होता है ना वो चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर है वो। एक सिटी का नाम चेंज करना भी बहुत कॉस्टली अफेयर है, पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, राइट। अब जब कोर्ट का नाम चेंज हुआ, अगर आपने बॉम्बे से मुंबई हाई कोर्ट कर दिया नाम, तो जितने भी केसेस जिस दिन बॉम्बे हाई कोर्ट बना तब से लेके आज तक हुए हैं, उन सारे केसेस के सभी डॉक्यूमेंट में से जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट का स्टैंप लगा रहता है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस जजमेंट का अदरवाइज कोई रेलिवेंस नहीं रहेगा। हम जजमेंट कैसे पढ़ते हैं? एज डिसाइडेड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट, एज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, एज डिसाइडेड बाय मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट। इस तरीके से हम जजमेंट को पढ़ते हैं, राइट। अब जब इस तरीके से हम जजमेंट को पढ़ते हैं, हमने पढ़ा एज डिसाइडेड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट तो कोई है ही नहीं, वहां पर यह कंसिडर नहीं किया जाएगा कि बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया। तुम कोर्ट को रेफर कर रहे हो ना, एज डिसाइडेड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट, कोर्ट का नाम तुमने चेंज करके मुंबई हाई कोर्ट कर दिया, उस जजमेंट का वैल्यू खत्म, राइट। तो जो क्राइम उस जजमेंट के थ्रू कंट्रोल हुआ था वो क्राइम फिर से होने लगेगा। अदरवाइज उन सारे जजमेंट जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने पास किए थे, उन सारे डॉक्यूमेंट में से नए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मुंबई हाई कोर्ट की स्टैंप लगानी पड़ेगी। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? इसके लिए सिटी का नाम चेंज होने के बाद भी हाई कोर्ट का नाम चेंज नहीं होता है। क्लियर है? हाई कोर्ट के अंडर क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये है स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक। हमें हमेशा लगता है इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बाद चीजें डिवाइड हो जाती है। पहला होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ऑन द सेकेंड साइड होता है सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। आप जाओगे तो आपको बोर्ड्स लगे हुए दिखेंगे, जिला न्यायालय, राइट, और सत्र न्यायालय, और कुछ जगह पे जिला एवं सत्र न्यायालय, मींस डिस्ट्रिक्ट कम सेशन कोर्ट। कुछ कोर्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों पावर रहता है, आप डिस्ट्रिक्ट वाला काम भी करो, सेशन वाला काम भी करो। सो फर्क क्या है दोनों में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल ऑफेंसेस को सुनते हैं। सर ये क्या होता है? ये तो कुछ नया बता दिया आपने। सिविल ऑफेंसेस मतलब छोटे मोटे काम कि आपने टैक्स टाइम पे नहीं भरा, फॉर्म टाइम पे फाइल नहीं किया, राइट। सेशन कोर्ट ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल ऑफेंसेस को सुनता है, मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी, राइट। सो क्रिमिनल एक्टिविटीज को कौन सुनता है? सेशन कोर्ट। सिविल एक्टिविटीज को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पक्का? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फर्दर अपने अंडर अलग अलग मैटर्स के लिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। लाइक फैमिली कोर्ट अलग है, बीकेसी में जाओगे तो वहां फैमिली कोर्ट है, राइट। फैमिली रिलेटेड अलग हो गया, बिजनेस कोर्ट अलग है, राइट। और काफी सारे कोर्ट्स हैं, आप देखोगे इनका तो बहुत सारे डिफरेंट कोर्ट्स मिलेंगे आपको एरिया वाइज। लाइक आपको अंधेरी कोर्ट मिलेगा, आपको इधर आई डोंट नो इस तरफ क्या सीन है, राइट। इधर होना तो चाहिए, होगा तो सही, किधर है पता नहीं। मुलुंड कोर्ट है, अच्छा मुलुंड में भी कोर्ट है, मुलुंड कोर्ट, राइट। अभी समझो, इसके बाद एक लेवल और नीचे आते हैं हम, इसके पैरेलली होता है शांत
मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, देखो एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ सिटीज होंगी, कुछ टाउन्स होंगे, कुछ विलेजेस होंगे, बराबर, कुछ सिटीज, कुछ टाउन्स, कुछ विलेजेस। इनमें से किसी की भी पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा है, उनको हम बोलते हैं आपका एक अलग कोर्ट, राइट। बाकी सबके लिए एक सिंगल कोर्ट, जैसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, राइट। तो मुंबई के पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए, मुंबई सिटी के लिए हमने बोला एक सेपरेट कोर्ट है। सर एक मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करता है, मुंबई सिटी को छोड़ के आजू बाजू वाले जो है ना गांव वाले, लाइक जैसे थाने, फिर उधरवासी, करेक्ट, उन सब लोगों की बातें सुनता है। जो मुंबई सिटी है उनकी बात कौन सुनेगा, मुंबई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। और जो मुंबई का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो किनकी बातें सुनेगा, आजू बाजू वाले गांवों की। पक्का, अभी समझ में आया ये कोर्ट का सिस्टम क्या होता है इंडिया में। सो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट कब बनेगा, फॉर दी सिटीज या विलेजेस और टाउन जिनमें पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, 10 लाख और मोर पॉपुलेशन। पक्का, ये है कोर्ट का स्ट्रक्चर इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, उसके अंदर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। श्योर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का यहां से आएगा कोर्ट्स के ऊपर, जहां बेसिकली कुछ नहीं, आपको कोर्ट के बारे में बताना रहेगा कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है कि हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, सेशन कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, राइट। कहां पे जूम करूं, अच्छा, हर हाई कोर्ट में भी कुछ जजेस होते हैं, कोई फिक्स नंबर नहीं है, और एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, राइट। सुप्रीम कोर्ट में तो फिक्स नंबर्स हैं, हाई कोर्ट में ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग नंबर। और ऊपर ये तुम लोग लिखना चालू ही नहीं करते हो क्या, ऐसे लिखोगे तुम लॉ का पेपर पढ़ रहे होगे, इको का एग्जाम चालू हो जाएगा। चलो डन। सबसे ऊपर कौन, सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर हाई कोर्ट, उसके अंडर डिस्ट्रिक्ट और सेशन एट पार, बराबर। फिर सेशन के अंडर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मेट्रोपॉलिटन, फैमिली, बिजनेस, एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग अलग पार्ट डिवाइड कर देता है। हाँ, सिविल ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, सेशन कोर्ट में क्रिमिनल ऑफिस जाते हैं, राइट। अच्छा, कुछ कुछ कोर्ट्स को पावर दिया हुआ है कि आप सिविल कोर्ट की तरह भी एक्ट करो और क्रिमिनल कोर्ट की तरह भी एक्ट करो, उनको हम डिस्ट्रिक्ट कम सेशन कोर्ट बोलते हैं, राइट। जैसे आप अंधेरी में जाओगे, अंधेरी इज डिस्ट्रिक्ट कम सेशन कोर्ट। इधर कुछ नहीं, सेशन कोर्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस, बस क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए होता है सेशन कोर्ट। एरिया वाइज डिवाइड कर सकते हो आप, एक्टिविटी वाइज डिवाइड कर सकते हो, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन, उसके लिए अलग करना ही है,
किसको? कुछ नहीं, एरिया वाइज डिवाइड कर दिया, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोड एरिया वाइज डिवाइड कर दिया आपने, एरिया स्पेसिफिक कोड्स। यस बोलो, क्या देखना है? किधर? हाई कोर्ट के बाजू में, वन स्टेट वन हाई कोर्ट, सबसे पहला हाई कोर्ट था कैलकाटा हाई कोर्ट। क्लियर है? चलो, सो दैट वाज अबाउट बेसिक्स। मैंने आपको बताया था हमारे पास एक चैप्टर भी है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, राइट? पूरा लॉ पढ़ने के बाद उसमें हम लास्ट में, एकदम लास्ट में वापस भी आएंगे, राइट? जब हम बेसिक्स से कुछ बातें वहां पे कनेक्ट करेंगे। अभी जो हमने बेसिक्स पढ़े हैं ये हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम और हमारे लॉ का बेस बनाने के लिए ज्यादा पढ़े हैं, करेक्ट? कि हमको लॉ पढ़ने, एक्चुअल लॉ पढ़ने से पहले लॉ क्या होता है वो समझना जरूरी था, राइट? चलो अब मैं बात करता हूं आपके एग्जाम की। हंड्रेड मार्क्स का पेपर आएगा, बिजनेस लॉज, राइट? फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीआई, जो आप लोग के लिए सर्कुलम एप्लीकेबल है, उसमें हिस्ट्री में पहली बार 100 मार्क्स के लिए लॉ पूछा जा रहा है। आज तक एट मैक्स लॉ 60 मार्क्स के लिए पूछा गया है, राइट? अभी 100 मार्क्स के लिए सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस इजीली 150 मार्क्स जितना है, राइट? सबसे पहले आपको बताता हूं पेपर पैटर्न क्या रहता है। आपका पेपर पैटर्न वुड बी, यू हैव टू आंसर 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स, राइट? क्वेश्चन आएगा कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैंडेटरी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 में you have to select any 4, and Maharashtra board students please select any 4. चेकर को ईगो हर्ट नहीं करना है, राइट? महाराष्ट्र बोर्ड वाला बुद्धि नहीं लगाना है कि सारा लिख दोगे, चेकर को बोलो चेक एनी 4, वो काम नहीं करना है यहां पे। महाराष्ट्र बोर्ड इज गॉन, राइट? ये होता था ना तुम्हारे 11th-12th में, सारा लिख दो, चेकर कोई चेक करेगा, राइट? चेकर का ईगो हर्ट मत करो, उसके काम मत बढ़ाओ। You have been asked to select any 4, select any 4, that's it. सर होगा क्या, हम सारा लिखेंगे तो जो तुमने लास्ट में लिखा होगा वो चेक ही नहीं होगा, उसको ऐसे ही काट दिया जाएगा, चेक ही नहीं होगा, कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो, राइट? जो आंसर तुमने लास्ट में लिखोगे वो चेक नहीं होगा। उससे क्या होगा सर, तुम्हारा फालतू मेहनत गया ना, टाइम वेस्ट हुआ, उससे किसी और आंसर को और अच्छे क्वालिटी में लिखते, करेक्ट? सो यू हैव टू सेलेक्ट एनी 4, फिक्स है ये, 2 से 6 में चॉइस रहेगी, और किसी एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में किसी एक क्वेश्चन में यहां पे इंटरनल चॉइस रहेगी। इंटरनल चॉइस मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए, दिस और दिस, दोनों में से कोई एक अपेयर करना, अगेन दोनों में से एक ही करना है, दोनों लिख के चेकर को चॉइस देना कि चेक एनी वन, नहीं, तुम एक चूज करो, पक्का? क्लियर है ये बात? आइडियली 20 मार्क का जब एक क्वेश्चन है, आइडियली 4 सब पार्ट आने चाहिए हर क्वेश्चन में, 5 मार्क के 4 क्वेश्चन हर क्वेश्चन के अंदर होंगे, राइट? पेपर डिफिकल्ट बनाना हुआ तो कुछ क्वेश्चन में 3 सब पार्ट हो जाएंगे, पेपर बहुत ज्यादा लेंथी बनाना हुआ तो कुछ क्वेश्चन में 5 सब पार्ट हो जाएंगे, राइट? पर कॉम्बिनेशन जो रहेगा, मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है, बाकी अभी पता नहीं, क्योंकि आपका जो अटेम्प्ट है उसका फर्स्ट एग्जाम ही अभी अगले महीने होगा, तब पता चलेगा जून में क्या पूछते हैं उन लोग। अच्छा, जून में पूछा उसका मतलब भी जरूरी नहीं कि सितंबर में वैसा ही पूछेगा, राइट? पर आइडियली ऐसा होना चाहिए कि 6 क्वेश्चन पूछना है, एक क्वेश्चन में उन लोग, एक क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसा पूछेंगे उन लोग जिसमें वो 3 ही सब पार्ट देंगे, एक क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे जिसमें 5 सब पार्ट देंगे, बाकी सब क्वेश्चन 4 सब पार्ट के रहेंगे। आइडियली ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा पेपर का, ठीक है? अभी इसके बाद ये सबको क्लियर है, राइट? क्वेश्चंस मेजरली जैसा मैंने आपको बताया था, केस स्टडी आएगा, कल ही बताया, लास्ट लेक्चर ही बताया था मैं आपको, केस स्टडी सॉल्व करना हम सीखेंगे। अभी पास होने के लिए क्या करना है? पास होने के लिए 40 का टारगेट भूल जाओ, 50 मार्क्स लेके आने हमें, राइट? 50 मार्क्स लाओगे तो पास होगे,
वैसे 40 से पास होते हो पर ओवरऑल 50 चाहिए ना, तो वही टारगेट रखोगे सब सब्जेक्ट में तब तो होगा, राइट। अनलेस तुमको लगता है तुम किसी सब्जेक्ट में 70 ला सकते हो। सर हमें लगता है हम ला सकते हो, बहुत अच्छी बात है, फिर भी बाकी में टारगेट 50 का रखो। यू नेवर नो, जिसमें तुम 70 सोच रहे हो पेपर थोड़ा सा टफ आ गया तो। हर सब्जेक्ट में टारगेट तुम्हें 50 मार्क्स का रखना ही है पास होने के लिए। 50 का टारगेट रखेंगे तो हो सकता है किसी में 5 नंबर ज्यादा है, किसी में 5 नंबर कम आए और बराबर हो जाए, बराबर, क्योंकि आपको 400 मार्क्स में से 200 मार्क्स तो चाहिए पास होने के लिए, राइट। तो 50 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। नाउ हमारा जो सिलेबस है, हमारे पास सिलेबस में, आप बुक पे आ जाओ जो आपको बुक मिली है। बुक के इंडेक्स पे आओगे, सबसे पहले है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। ये आएगा 35 to 40 मार्क्स के लिए, यानी पास होने का काम तो यही करा दिया, राइट। उसके बाद आपके बुक में है कंपनीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इन सब से 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इन चारों चैप्टर से आप 10 to 15 के बीच के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर एक छोटा सा चैप्टर है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इससे आप 7 से 10 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर है आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि बेसिक्स ऑफ लॉ। इससे आप अगेन 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। यह है आपके एग्जाम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर पे we'll be starting with the first and most important act of our syllabus, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये चालू होगा तो लगेगा खत्म ही नहीं हो रहा है, और ये खत्म होगा तो पता ही नहीं चलेगा लॉ का सिलेबस कब खत्म हो गया, बिकॉज जो टाइम लगता है 2 ही चैप्टर पढ़ने में लगता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट। उसके बाद चीज़ें पढ़नी बहुत आसान है, क्योंकि ये जो 2 लॉ मैंने आपको बताया ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दे वर ओरिजिनली पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली। यहां से निकाल के बस इसे अलग रख दिया गया है। दैट मीन्स जब मैं ये लॉ पढ़ लेता हूं ना, इन दोनों का बेसिक्स अपने आप सीख जाता हूं, राइट। तो अगर ये लॉ पढ़ लिया तो इन दोनों को भी आधा समझ गया मैं। फिर ये जो बनाया गया LLP एक्ट, ये कंपनीज एक्ट के ऊपर बनाया गया, यानी जब ये पढ़ लेता हूं ना, ये ऑटोमेटिकली सीख जाता हूं। मतलब ये पढ़ने में तो हमें मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा पढ़ के 10 मार्क्स सिक्योर। सर पहले यही वाला पढ़ा दो ना, ये पढ़ने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा। ये अगर हमने अच्छे से समझ लिया ना, कंपनीज एक्ट, LLP, ट्रस्ट मी, घड़ी देख के 1 घंटा से 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा हमें पढ़ने में। कब? अगर हमने कंपनीज एक्ट अच्छे से पढ़ा है तो, राइट। सो आइडियली जो हम कंपनीज एक्ट में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ उस 15 नंबर के लिए नहीं, इस 10 नंबर के लिए भी कर रहे हैं, करेक्ट, बिकॉज ये पढ़ेंगे तो ये आएगा। और यहां पर जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इस 40 नंबर के लिए नहीं, इन 30 नंबर के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि इनका बेस ये बनाता है, राइट। और अभी जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया है 2 लेक्चर का, वो इस चैप्टर के लिए किया है, और इन सब के बेसिक फाउंडेशन के लिए किया है, राइट। चलो, सो दैट वाज फॉर बेसिक्स। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। आज के लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? सो नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आपको जो बुक मिली है लेके आनी है, राइट। सब स्टेशनरी आज वो परचेस करके ला रहा था, इतनी सारी स्टेशनरी। चलो, पेन्स, हाइलाइटर्स, स्टिकी नोट्स नेक्स्ट लेक्चर सब प्रॉपर्ली कैरी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे, राइट। चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।